सोम का पिता। काफी समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बहुत करीब पंडित रहता था। वह अविवाहित था और आसपास के अनेक गांवों में भीख मांगकर अपना पेट भरता था। कुछ लोग उसे भीख में अनाज देते तो कुछ लोग पका हुआ भोजन या अन्य वस्तु दे देते। वह पंडित उस कच्चे पक्के भोजन को अपने घर ले आता था। फिर वह उसमें से कुछ भोजन खा लेता था और कुछ भोजन बाद में खाने के लिए रख देता था। अक्सर लोग पंडित को गेहूं का आटा देते थे। वह अपने घर पहुंचकर उस आटे की रोटी बनाता था। अगर आटा बच जाता तो वह उसे मटके में डाल देता था, जो उसके बिस्तर के पास ही टंगा था। प्रतिदिन रात को सोते समय उसकी नजर टंगे हुए मटके पर पड़ जाती है और वह निश्चिंत हो जाता था। आटे से भरा मटका देखकर उसे तसल्ली मिलती थी कि अगर किसी दिन भीख में भोजन नहीं मिला तो कम से कम उसे भूखे पेट सोना तो नहीं पड़ेगा। एक रात हमेशा की तरह सोने से पहले उस पंडित ने मटके को गौर से देखा। अबे आटे से भर चुका था। मटका देखते ही वह ख्याली पुलाव पकाने लगा। अब यह मटका आटे से भरा गया है। अगर कभी गांव में अकाल पड़ गया तो लोग मुझसे ही हटा खरीदने आएंगे। इस तरह मुझे बहुत से पैसे मिल जाएंगे। मैं उन पैसों से बकरियों का जोड़ा खरीद लूंगा। फिर शीघ्र ही मेरे पास बहुत सी बकरियां हो जाएंगी। फिर मैं उन बकरियों को बेचकर गांव में खरीद लूंगा। गांव का दूध बेचने से जो पैसा मिलेगा उससे मैं बहन से खरीद लूंगा। जितना ज्यादा दूध बिकेगा उतना ही पैसा आएगा। वाह, मेरी तो जिंदगी ही संवर जाएगी। यह सब सोचने के कारण पंडित उस रात नहीं सो सका। वह इसी तरह के सपने देखता रहा। मैं घोड़े घोड़ियों खरीदने बेचने का काम भी शुरू कर दूंगा। फिर मेरे पास बहुत सारा पैसा एकत्रित हो जाएगा। मैं दूर दूर से कारीगर बुलवाकर अपने लिए घर तैयार करवा लूंगा। मेरा घर बहुत बड़ा होगा। इसके बाद मैं बड़ी धूमधाम से अपनी शादी करूंगा। मेरी पत्नी बहुत सुंदर होगी और उसके बाद मेरे यहाँ एक बेटे का जन्म होगा। मैं उसे सोम कहकर बुलाऊंगा। सोम के आने से मेरे घर में बहुत रौनक हो जाएगी। उसके पैरों में पायल पहनाने से घर में छम छम की आवाज सुनाई देगी। जब घुटनों के बल चलने लगेगा तो मुझे उसका बहुत ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। उस समय मैं पुस्तकें पढ़ सकता हूं। मैं अस्तबल में बैठकर पुस्तक पढ़ लूंगा। अगर वह उस तरफ आएगा तो मैं पत्नी को आवाज दूंगा कि वह उसे वहां से ले जाए। छोटे बच्चे का अस्तबल में रहना खतरे से खाली नहीं होता। उसे वहां चोट लग सकती है। जब पत्नी मेरी बात नहीं सुनेगी और वहां नहीं आएगी तो मैं क्रोधित होकर उसे एक लात मार दूंगा। यही सब सोचते सोचते जोश में आकर नेट से भरे मटके को हिलाते मारी मटका धड़ाम से नीचे आ गिरा। ऐसी स्थिति में उसका सारा विस्तार और जमीन आटे से भर गया। मटका टोका था। हाय, सराड़ा बर्बाद हो गया। मेरी बकरियां, गाय, भैंस और घोड़े चले गए। हाय, मेरा बड़ा शौक है, मेरी पत्नी, मेरा बेटा कहाँ गए वे सब। इस तरह बढ़ाता हुआ वह पंडित अपना सिर घूमने लगा। उसने ख्याली पुलाव पकाने के चक्कर में वह सभी गवा दिया जो उसके पास था। कुम्हार की लड़ाई। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक कुम्हार रहता था। वह बहुत सुंदर बर्तन बनाता था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह समझदार नहीं था। शराब पीने के बाद कुम्हार ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करने लगता था जिन पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। एक बार कुम्हार ने अधिक शराब पी ली। जब अपने घर वापस आया तो उसे कोने में रखे मिट्टी के मटके नहीं दिखाई दिए। वह लड़का आया और उनके ऊपर जा गिरा। ऐसी स्थिति में सारे मटके टूट गए और वह उनके बीच पड़ा रहा। हो जाने पर वह वहां से उठा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके माथे पर गहरा घाव हो गया है।
जिसमें से खून निकल रहा है। फिर कुम्हार गांव के हकीम के से माथे के घाव की दवा ले आया। कुछ दिनों तक माथे पर पट्टी बनवाने और दवा खाने से माथे का घाव ठीक हो गया, लेकिन माथे पर एक बदसूरत पक्का निशान बन गया। कुछ समय बाद गांव में भयानक अकाल पड़ गया। अब कुम्हार के पास कोई काम नहीं था। गांव वाले उससे मिट्टी के बर्तन या अन्य सामान खरीदने नहीं आते थे। उनके पास अपना पेट भरने तक के पैसे नहीं थे। कुम्हार भी भोजन न मिलने के कारण बहुत कमजोर और दुबला होता जा रहा था। बहुत से लोग गांव छोड़कर दूसरे स्थानों की ओर जा रहे थे। वह अनियंत्रित जाकर काम करना चाहते थे ताकि उनके परिवार का गुजारा हो सके। उनमें से कुछ लोग राजा के दरबान बन गए। कुम्हार ने फैसला किया कि वह भी राजा के पास जाएगा। जब कुम्हार महल में काम मांगने के लिए गया तो राजा ने उसके माथे पर घाव का एक बड़ा सा निशान देखकर अपने मन में सोचा, यह चोट का निशान किसी लड़ाई के कारण पड़ा होगा। यह आदमी बहादुर लगता है, इसलिए इस योद्धा को महल में ही अच्छा पद दिया जाना चाहिए। इस प्रकार राजा ने बिना किसी जांच पड़ताल के कुम्हार को अपने दरबार में ऐसा पद दे दिया जो अनुभव सैनिकों तथा राजकुमारों से संबंधित था। राज दरबार में नौकरी पाकर कुम्हार बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब उसे बहुत मान सम्मान मिलने लगा था। वह बड़े आराम से अपनी जिंदगी बिताने लगा। उसका तो मानो भाग्य ही चमक गया था। लेकिन राइटर बाद में कुछ लोग ऐसे थे जो जोधा बने उस कुमार से बहुत जलते थे, लेकिन राजा से डरने के कारण वे मुंह खोलकर कुछ नहीं कह पाते थे। उन दरबारियों का विचार था कि राजा ने एक अयोग्य व्यक्ति को इतना ऊंचा पद तथा सम्मान देकर अच्छा काम नहीं किया है। एक दिन राजा को ज्ञात हुआ कि पड़ोसी राज्य की विशाल सेना उनके राज्य पर आक्रमण करने वाली है। राजा युद्ध के लिए तैयारी करने लगा। उन्होंने घोषणा की कि युद्ध में समुचित वीरता दिखाने वाले सैनिकों को काफी धन पुरस्कार स्वरूप दिया जाएगा तथा उन्हें विशेष सुविधाएं भी मिलेंगी। सेनापति ने अपनी सेना को तैयार रहने का आदेश दे दिया। राजा अपनी सेना के अस्त्र शस्त्रों का निरीक्षण कर रहे थे, तभी उनकी नजर कुम्हार पर पड़ी। वह समय बिताने के लिए उससे बातें करने लगे। उन्होंने पूछा, तुम्हारे माथे पर घाव का निशान है, तुम्हें यह चोट कैसे लगी थी? राजा की बात सुनकर कुम्हार डर गया। वह तो यूज के नाम से ही अधमरा हो रहा था। वह सोच रहा था कि अगर युद्ध में जाना पड़ा तो उसका क्या हाल होगा। कुम्हार ने सच उगल दिया, हजूर मैं तो एक कुम्हार हूं। एक दिन शराब पीकर मटकों पर गिर पड़ा था। उनके टुकड़े चुगने से ही यह घाव हो गया था। कुम्हार की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसी समय कुम्हार को सेना और महल से बाहर निकाल दिया। मोरे कुमार अपना सा मुंह लेकर अपने गांव वापस आ गया। ऊंट की घंटी। किसी गांव में श्यामू नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह बैलगाड़ी बनाने का काम करता था, लेकिन उसे ज्यादा काम नहीं मिलता था। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह पैसे कमाने के लिए कोई दूसरा काम आराम करेगा। फिर श्यामू कोई काम खोजने के लिए पड़ोसी गांव की ओर चल दिया। रास्ते में उसने एक ऊंटनी देखी, जिसने बहुत सुंदर बच्चे को जन्म दिया था। श्यामू ने सोचा कि वह कोई अन्य काम करने के बजाय उस ऊंटनी तथा उसके बच्चे को घर ले जाएगा और पालिका श्यामू ने उठने और उसके बच्चे की हर तरह से देख रेख की। जब ऊंटनी छोड़ी ताकतवर हुई तो वह उसे और उसके बच्चे को अपने घर ले आया। वह उन दोनों की बहुत सेवा करता था। कुछ ही महीने में ऊंट का बच्चा बड़ा हो गया। मैं बहुत ताकतवर था। श्यामू को ऊंट के बच्चे से बहुत प्यार था। मैं उसे प्यार से मोनू कहकर बुलाने लगा। उसने मोनू के गले में घंटी बांधी ताकि टुनटुन की आवाज आए और उसे यह पता चल जाए कि वह कहाँ है।
अब श्यामू ऊँटनी का दूध बेचने लगा था। उसने सोचा कि यह काम उसके लिए ठीक है। फिर वह गुजरात चला गया और वहां से एक ऊंट खरीद लाया। धीरे धीरे उसके घर में बहुत से ऊंट हो गए। उसने अपने होठों की देखरेख के लिए एक नौकर रख लिया। इस तरह ऊँटनी का दूध और ऊंट भेजकर वह बहुत धनवान हो गया। लोग उसे मान सम्मान देने लगे। श्यामू ने अपने पुत्रों को चराने के लिए एक चरवाहा भी रख लिया था। वह नित्य ऊँटों को जंगल में ले जाता। वहां वह ताजी पत्तियां और लताएं खाते। वहीं पास में एक भीड़ भी थी। वह शाम को वहां से भरपेट पानी पीने के बाद घर वापस आ जाता। अजाते उनका चरवाहा हमेशा उनके साथ रहता था। सब लोग मोनू से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब वह बड़ा घमंडी हो गया था। मोनू सोचता था कि वह दूसरों से बेहतर है, इसलिए वह ढूंढ के साथ चलने से इनकार कर देता था। वह अपनी ही मौज में अकेला चढ़ता। कई बार मोनू सबको छोड़कर अकेला ही जंगल की सैर करने निकल जाता। उसकी माँ तथा अन्य उन्होंने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन वह किसी की कोई बात नहीं सुनता था। एक दिन मोनू की माँ ने उससे कहा, बेटा तुम्हें हमेशा अपने झुंड के साथ रहना चाहिए। जंगल में शिकारी जानवर रहते हैं और तुम्हारी घंटी की आवाज तो मिलो दूर से सुनाई दे जाती है। तुम्हें कोई भी आसानी से मार सकता है। अतः यह आवश्यक है कि तुम अपने में बदलाव करो, अपने झुंड के साथ रहो और सदैव अपने से बड़ों का कहना मानो। लेकिन घमंडी मोनू ने अपनी माँ की सलाह पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह हमेशा की तरह मनमानी करता रहा। उसने अपने गले में घंटी जो पहन रखी थी। एक दिन झील में पानी पीते समय एक शेर ने मोनू के गले में बंधी घंटी की आवाज सुन ली। उसने सिर उठाकर देखा कि ऊंटों का एक झुंड खील पर पानी पीने के लिए आ रहा है। फिर वही झाड़ियों के पीछे दुपक्का खड़ा हो गया। उस झुंड में उसने एक नन्हे ऊंट को भी देखा जिसके गले में घंटी बंधी थी और वह अपने ढूंढ से अलग हटकर ताजी ताजी पत्तियां खा रहा था। मैं अपनी मस्ती में था। पूरा झुंड पानी पीकर कब लौट गया, इसका मोनू को पता ही नहीं चला। मैं अकेला ही अपने घर की ओर लौट पड़ा। जब मोनू झाड़ियों के पास से गुजर रहा था तो शेर ने उस पर झपट्टा मारा और उसे वही खत्म कर दिया। बड़े बुजुर्गों का कहना ना माने और अपने पर घमंड करने के कारण मोनू छोटी उम्र में ही मारा गया। इसलिए हमें हमेशा अपने से बड़ों का कहना मानना चाहिए। अगर मोनू ने अपनी माँ की बात मानी होती और अपने जून का साथ ना छोड़ा होता तो उसे अपनी जान से हाथ ना धोना पड़ता।